बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम फ्रांसिस बेकन के एसे ऑफ रिवेंज को देखने वाले हैं। पिछले 3 वीडियोस में हम उनके 3 डिफरेंट एसेस को डिस्कस कर चुके हैं। आज की आउटलाइन देख लेते हैं। आज की वीडियो में हम फ्रांसिस बेकन को एज एन एसेस देखेंगे, उनका सिंपल सा तारुफ देखेंगे। ऑफ रिवेंज जो ऐसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर उस ऐसे में डिस्कस किए जाने वाले जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनके मैंने की नोट्स बना लिए हैं। ह्यूमन इंस्टिंक्ट अबाउट रिवेंज, इंसानी फितरत जो है वो बदले के बारे में कैसी है। फॉरगिवनेस जो है वो ग्रेटनेस दिखाती है आपकी। बिब्लिकल रेफरेंसेस जो उन्होंने दिए हैं फॉरगिवनेस के बारे में अपने ऐसे में, पास्ट को आप तब्दील नहीं कर सकते, ये देखेंगे। और साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम कि कोई बंदा बदला क्यों लेता है या कोई बंदा गलत काम क्यों करता है और कौन सी कंडीशंस में जो है बदला लेना जायज़ हो जाता है, अप्रूवल उसकी देखेंगे। और वार्निंग, जो गलत करने वाला है उसके लिए वार्निंग के तौर पे बदला लेना कैसा है वो देखेंगे। दोस्ती में बदला लेना कैसा है वो देखेंगे। और बदले की आग में जलते रहने से आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है वो देखेंगे। बदला किस किस तरह का हो सकता है, प्राइवेट तरीके से भी हो सकता है, पब्लिक तरीके से भी हो सकता है, उसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है वो देखेंगे। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि जो बदले की आग है, ये जो ये सोच है, ये किस तरह से आपके लिए पॉइजनस हो सकती है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रांसिस बेकन को। सर फ्रांसिस बेकन एक ग्रेट स्कॉलर थे, ज्यूरिस्ट थे, पार्लियामेंटेरियन थे, ओरेटर थे, साइंटिस्ट थे, बहुत पढ़े लिखे बंदे थे और वो अपनी एज को, अपनी रिनेसेंस एज को ट्रूली रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि उनमें लस्ट फॉर नॉलेज बहुत ज़्यादा लेवल पे पाया जाता है। और वो एक ग्रेट वर्सेटाइलिटी के मालिक इंसान थे। उन्होंने इंग्लिश में एक न्यू जॉनरा को इंट्रोड्यूस करवाया जिसको कहते हैं ऐसे। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से उनको हम फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहते हैं। उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी इंग्लिश प्रोज में, उसने मॉडर्न इंग्लिश प्रोज की फाउंडेशन रखी, बुनियाद रखी। इस वजह से हम उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के नाम से भी जानते हैं। बेकन ने सिर्फ एसेस को फ्रांस से इंपोर्ट नहीं किया बल्कि अपनी कंट्रीब्यूशन से उसको इतना ज़्यादा इनरिच कर दिया कि वो उनकी अपनी लाइफ टाइम में ही उसके एसेस इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे कि उसके 3 डिफरेंट एडिशंस उनकी अपनी लाइफ टाइम में आ गए थे। 1597 में फर्स्ट एडिशन आया, 1612 में सेकेंड एडिशन और 1626 में थर्ड एडिशन उनके अपने एसेस का छप के आया और ये उनके अपने लाइफ टाइम में ही हुआ। तो अब हम आज का जो हमारा ऐसे है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑफ रिवेंज का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जो है फ्रांसिस बेकन के बहुत फेमस एसेज में से एक है और ये एनालाइज करता है कि जो रिवेंज है, बदला लेना, ये मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पे वो बात करते हैं। तो जितने भी टॉपिक्स, जितने भी पॉइंट्स उन्होंने अपने एसेज में डिस्कस किए हैं, मैंने उनको सेपरेट हेडिंग्स दे के वहाँ पर टेक्स्ट कोट करके उसको फिर एनालिसिस उसका किया है। समरी और एनालिसिस साथ साथ है। तो इस वीडियो का आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि इसमें आपको डिटेल्ड समरी भी मिल जाएगी, इस ऐसे की एनालिसिस भी मिल जाएगा, टेक्सचुअल कोटेशंस भी मिल जाएंगी और अगर किसी जगह पर आपको टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है तो आप बहुत इजीली यहाँ पर वो एक्सप्लेनेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हर तरह से इस ऐसे के मुताबिक आपका 20 to 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करता है। सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पर वो है ह्यूमन इंस्टिंक्ट अबाउट रिवेंज। बदले के बारे में, इंसान की अपनी फितरत, अपना मिलान किस तरह का है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिससे इन्होंने ऐसे का स्टार्ट किया है। यहाँ पर मैंने उनकी लाइंस कोट की हैं। रिवेंज एक इस किस्म का वाइल्ड जस्टिस है जिसके पीछे इंसान की नेचर भागती है, इंसान का रुझान है इस तरफ, बदले की तरफ। और जितना इसके पीछे इंसान की नेचर का रुझान है उतना ही इसको कंट्रोल करने के लिए जो है हमारे पास रूल्स होने चाहिए। ठीक है, हमारे पास लॉज होने चाहिए, ये फ्रांसिस बेकन का कहना है। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। फ्रांसिस बेकन जो है अपना ऐसे किस चीज़ से स्टार्ट करते हैं, वो ये बताते हुए स्टार्ट करते हैं कि इंसान का जो बिहेवियर है, इंसान की जो नेचर है, वो बदला लेने की तरफ माइल है बहुत ज़्यादा। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि इंसान को एक तरह की खुशी मिलती है। क्या करके खुशी मिलती है? उन लोगों को पनिश करके जिन्होंने उसके साथ कुछ गलत किया या किसी तरह से उसके साथ नाइंसाफ़ी की या उसको किसी भी किस्म की शर्मिंदगी या तकलीफ़ से दो चार किया। तो ये ह्यूमन नेचर है कि जिस किसी ने भी उसके साथ कभी कुछ गलत किया है तो उसको बदला लेके, उसको कोई नुकसान पहुँचाकर उसको खुशी मिलती है। ये हमारी एनिमल साइड को शो करता है। फ्रांसिस बेकन ये कह रहे हैं कि ये इस तरह का रुझान हमारे अंदर होना, ये हमारी एनिमल साइड को शो करता है और इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। कैसे? लॉज के ज़रिए, इन्फोर्समेंट मेयर्स के ज़रिए। लॉज इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि हम जो है इस चीज़ को, अपनी इस एनिमल साइड को कंट्रोल कर सकें। देखिए, बदला लेने वाली जो कंडीशन है वो इंसान में तभी आती है जब उसको इंसाफ नहीं मिलता, सोसाइटी में उसके साथ कुछ गलत हो और सोसाइटी उसको वहाँ पर इंसाफ प्रोवाइड करने में नाकाम हो जाए तो फिर वो खुद अपने हाथ में कानून को ले लेता है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात की जा रही है कि ये जो बदला लेने वाली कंडीशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जो है लॉज और मेजरमेंट्स इस तरह के होने चाहिए कि इंसान के अंदर ये वाली जो फितरती चीज़ है इस तरफ उसका रुझान कम हो जाए।
कमिटिंग अ क्राइम और कॉजिंग पेन इज़ द इनिशियल ऑफेंस। कोई भी गलत काम करना, कोई भी जुर्म करना और किसी को पेन पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, ये एक बुनियादी ऑफेंस है, ये स्टार्टिंग गलत काम है, ठीक है। यानी कि किसी ने गलत किया, आपके साथ कोई जुर्म किया या आपको किसी तरह से तकलीफ पहुंचाई, तो ये एक ऑफेंस है, गुस्सा दिलाने वाली चीज़ है, स्टार्ट किया उन्होंने। अब इसका जवाब में भी आप गुस्से से जवाब देंगे तो फिर वो चीज़ ना आगे मज़ीद एक चेन को चलाए रखेगी। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप इसके साथ लीगली डील करें, ठीक है, कानून को अपने हाथ में ना लें। But to balance the scales through some unlawful action is a second offense। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि आप लीगली डील करने की बजाय आप जवाब में भी गुस्सा दिखाते हैं और कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो पहला ऑफेंस तो क्राइम करने वाले ने किया, दूसरा ऑफेंस वहाँ पर फिर आपने शो कर दिया, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। फिर आगे वो बात करते हैं कि जो जस्टिस और फेयरनेस है ये आप सिविलाइज्ड और लॉफुल तरीके से हासिल कर सकते हैं। आप इंसाफ जो है वो एक तरीका जो कानून का राइज है उसके ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं। आप कानून को अपने हाथ में लेकर जो है इंसाफ को हासिल करने वाली जो बात है वो सेकंड ऑफेंस है, वो फिर आपका रिवेंज नहीं है, वो फिर आपने भी आगे जो है ना ऑफेंस दिखा दिया। तो इस तरह से जो है ना रिवेंज को वो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करते। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने इसी ऐसे में डिस्कस किया है वो ये है कि आप जब माफ़ कर देते हैं तो इससे आपकी ग्रेटनेस शो हो जाती है। यहाँ पर उनका जो टेक्स्ट वो कोट किया गया है, Certainly, in taking revenge, a man is but even, but his enemy, with his enemy. But in passing it over, he is superior, for it is a prince part to pardon. वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप जब बदला लेते हैं ना तो even का मतलब ये होता है कि बराबरी पे आ जाना। आप बदला लेते हैं तो ठीक है यार, आप बराबरी के लेवल पे आ जाते हैं, लेकिन किसी को माफ़ कर देना ये सुपीरियर होता है, ये बराबरी नहीं है, ये बढ़तरी है, क्योंकि ये बादशाहों का, ये शहजादों का, बड़े दिल वालों का काम होता है कि वो माफ़ कर दें। अब इसको आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। वो ये इंसिस्ट करते हैं कि ये जो अचीवमेंट इंसान को मिलती है किसी को माफ़ करने में, जो उसको उसके बारे में सोचना चाहिए, इंसान को अपने पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में सोचना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप दुनिया में क्यों आए हैं, आप एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, आपको अपने मुकाम को, अपने वकार को समझना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जब आप इस तरह से समझेंगे, अपने लेवल, अपने मकाम को समझेंगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं माफ़ करने वाला दर्जा आपके अंदर आएगा। और ये जो फॉरगिवनेस है, ये जनरॉसिटी है, बड़ा दिल का होना है, और ये सुपीरियर है, बदला लेने से ज़्यादा सुपीरियर ये है कि आप माफ़ कर दें। वो ये क्लेम करता है कि जो बदला लेना है ये आपको इवननेस प्रोवाइड करता है, इवननेस यानी बराबरी प्रोवाइड करता है, और टेम्प्रेरी सेटिस्फेक्शन होती है आपको, वक्ती तौर पे आपको तसल्ली हो जाती है कि हाँ जी आपने भी अदले का बदला ले लिया, सब हिसाब बराबर कर दिया। लेकिन एक बेटर पर्सन वो होता है जो कि दूसरे बंदे को सेकंड चांस प्रोवाइड करे, और एक ग्रेटर ह्यूमन अचीवमेंट वो उसके लिए होती है कि वो एक पीस का मुजाहरा करते हुए वो दूसरे को माफ़ कर दे और उसको एक सेकंड चांस दे दे। अब साथ वो ये कहता है कि जो माफ़ करने वाला अमल है, इसकी डिमांड क्या होती है कि आपके कैरेक्टर जो है वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसके अंदर आपके अंदर ब्रेवरी होनी चाहिए, आप ताकत हो आपके अंदर बर्दाश्त की, यानी कि आपका ज़र्फ़ बड़ा होना चाहिए, आप में बहुत सारी अच्छी खूबियाँ होनी चाहिए, और तभी जाके आप माफ़ कर सकते हैं। लेकिन जो नीच लोग होते हैं, या कह दो कि छोटे जहन वाले जो लोग होते हैं, उनमें माफ़ करने वाली सिफ्त नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर ये वाली कैरेक्टर की स्ट्रेंथ पाई नहीं जाती है। फिर वो ये कहता है कि अगर एक रॉयल रिजेंट कोई बंदा है, यानी कि कोई शाही बंदा है, कोई बादशाह है, कोई मलका है, कोई शहज़ादा है, उसके लिए माफ़ कर देना आसान है, क्योंकि अगर उसको कहीं पे गुस्सा आया है तो उसकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर अगर नहीं है, उसका कोई लॉस नहीं हुआ किसी ऑर्डिनरी बंदे की तरह, तो उसका माफ़ कर देना ईजी है बनिस्बत एक ऐसे बंदे के, ऐसे ऑर्डिनरी बंदे के जिसका कोई ज़ाती नुकसान हुआ है, ठीक है, जिसका कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह से अगर कोई कॉमन बंदा किसी दूसरे को उसके क्राइम पर, उसकी गलती पर माफ़ कर देता है, तो वो सुपीरियर है किससे, किसी रॉयल बंदे से, रॉयल फैमिली के किसी बंदे से वो ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि उसका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट थी, उसका पर्सनल लॉस हुआ था, लेकिन फिर भी उसने माफ़ कर दिया। तो ये उसको जो है ना शहज़ादों से भी बढ़तर क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। अपने इसी फॉरगिवनेस वाले टॉपिक को मज़ीद एलैबोरेट करते हुए वो बिब्लिकल रेफरेंस देते हैं। एंड सोलोमन आई एम श्योर सेथ इट इज़ द ग्लोरी ऑफ अ मैन टू पास बाय एन ऑफेंस। वो यहाँ पे ना बिब्लिकल एक बंदा है किंग सुलेमान, उनको वो कोट करते हुए क्या कह रहा है कि उन्होंने कहा था कि ये इंसान की ग्लोरी है कि वो गुस्से को दबा ले, वो ऑफेंस को दूर कर दे और उसे ओवरकम कर ले। तो वो कोट करते हैं किंग सुलेमान को बाइबल में से, और कहते हैं, एम्फसाइज करते हैं उस सुपीरियरिटी को कि अगर आप अपना मॉरली अपने आप को हाई रखते हैं और आप अगर कंपैशन दिखाते हैं, अगर आप माफ़ कर देते हैं, तो आपको ये चीज़ आपको सुपीरियर बना देती है। ये एक अच्छी चीज़ है और बेकन इस चीज़ पर एम्फसाइज करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर एक बंदा जो है
उसके अंदर ऐसे जज्बात भरे हुए हों बदला लेने वाले, और वो उसी वॉयलेंट साइकिल में स्टक हो जाए जहाँ पर उसको पास्ट की तकलीफ़ें और पेन, और इस बंदे ने मेरे साथ ये किया वो किया, ये सोचें, ये जज्बात ही अगर उसको पकड़ के रखें तो उसके लिए तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो आगे बढ़ जाए और वो एक बेहतर फ्यूचर को क्लेम कर सके। यानी कि अगर आप माफ़ नहीं करते हैं तो आप वहीं के वहीं रुके रह जाते हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी नहीं हो पाती है, आपकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। अब आगे इसी पॉइंट को वो एलेबरेट करते हुए कहते हैं कि जो पास्ट है वो वापस नहीं लाया जा सकता। यहाँ पर ब्लू कलर में मैंने उनकी लाइंस कोट की हैं कि जो पास्ट है वो गुजर गया है और आप उसको वापस नहीं ला सकते, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। और जो एक अक्लमंद बंदा होता है उसके पास प्रेजेंट में और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें होती हैं बनिस्बत इसके जो कि गुजर गया है। इसलिए वो पास्ट के मैटर्स पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, ज़्यादा उन पे सोच विचार नहीं करता, ज़्यादा उन पे मेहनत नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि जो मेरा आज है वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरा आने वाला कल है वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत उसके जो गुजर गया है। तो यहाँ पर हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि हिस्ट्री जो है, जो पास्ट है, वो वापस नहीं लाया जा सकता, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रेजेंट और फ्यूचर है वो बेहतर बनाया जा सकता है केयरफुल एफर्ट्स लेके और बड़ा दिल रख के। देखो, जो एक वाइज बंदा होता है, जो एक समझदार बंदा होता है, वो हमेशा आगे की अपॉर्चुनिटीज़ पर नज़र रखता है बनिस्बत इसके कि वो अपने पास्ट की गलतियों को देखता रहे और लोगों ने जो उसके साथ किया उन्हीं को देखता रहे। वो अपने पास्ट से लेसन तो लेता है, इस तरह नहीं भूल जाता कि भाई जो भी गलती हुई उसको भी भूल गया और उसी को आगे रिपीट करता रहे, नहीं, वो उस गलती से हासिल होने वाले सबक को याद रखता है और उसको वो आगे अप्लाई करता है अपने प्रेजेंट में, अपने फ्यूचर में ग्रो करने के लिए और अपनी मिस्टेक से आगे ऊपर उठने के लिए, ताकि वो मिस्टेक्स वो दोबारा रिपीट नहीं करे। उसकी पर्सनल ग्रोथ में कहीं ना कहीं वो मिस्टेक्स जो हैं उनसे मिलने वाला लेसन उसको हेल्प आउट कर देता है। तो अगर हम ये समझ लें कि जो गुजर गया वो गुजर गया, वो आने वाला नहीं है, बस उसकी गलतियों से सीखें और उसको अपने आज पर अप्लाई करें। मैंने ये वाली गलती की थी तो मुझे ये इस चीज़ से नुकसान हुआ था, मैंने नेक्स्ट ये गलती रिपीट नहीं करनी। मैंने फलां बंदे पर अगर भरोसा किया था तो उस चीज़ ने मुझे इस तरह का नुकसान पहुंचाया, मैंने नेक्स्ट उस पर भरोसा नहीं करना। इस तरह की चीज़ें अगर आप अपने पास्ट से सीख कर अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर में अप्लाई करते हैं तो आप एक बेटर फ्यूचर को इंश्योर कर रहे होते हैं, आप पर्सनली भी ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आगे जो है वो इस चीज़ की साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है कि क्यों लोग गलत करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसकी कोटेशन कोट की गई है कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो सिर्फ गलती के लिए गलती करे, गलती बराए गलती करे, मतलब ये कि विदाउट रीज़न गलत करता रहे, ऐसा कोई बंदा नहीं होता। हमेशा उसके पास कोई ना कोई रीज़न होती है। रीज़न क्या होती है कि वो अपने आप को कोई फ़ायदा दे दे, अपने आप को कोई खुशी दे दे, अपने आप को कोई इज़्ज़त पहुंचानी है उसने, तो मतलब पर्सनल गेन के लिए किसी भी किस्म का वो हो सकता है। इस तरह से वो जो है ना आपके साथ गलत करता है या कोई गलत काम करता है। तो वो पूछ रहा है कि वाई शुड आई बी एंग्री विद अ मैन फॉर लविंग हिमसेल्फ बेटर देन मी। मुझे क्यों गुस्सा करना चाहिए एक ऐसे बंदे पर जो कि अपने आप को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है। यार ऑब्वियसली ही विल लव हिमसेल्फ मोर देन मी, लेकिन अगर उसका लव उसको गलत गाइड कर रहा है, उससे गलत काम करवा रहा है, तो मैं क्यों उस पर गुस्सा करूँ। और अगर एक बंदा कोई ऐसा है जो कि गलत कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उसकी नेचर ही गंदी है, उसकी नेचर ही बुरी है, उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा गलत करके, उसको आपको तकलीफ़ पहुंचा के किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन उसकी नेचर इतनी बुरी है कि उसे कुछ और करना ही नहीं आता है, उसने सिर्फ गलत ही गलत करना है, तो वो एक ऐसे कांटेदार वो प्लांट की तरह है जो कि सिर्फ आपको प्रिक कर सकता है, सिर्फ खुराश डाल सकता है, आपको चुभ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको और कुछ करना नहीं आता। यहाँ पर वो इनकी साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर रहे हैं गलत करने वालों की, कि दो रीजंस होती हैं किसी बंदे के गलत करने की। या तो उसका कोई पर्सनल फ़ायदा है इसलिए वो गलत कर रहा है, या तो ये कि उसकी नेचर ही ऐसी गंदी और घटिया है कि उसको गलत करने के अलावा कुछ करना ही नहीं आता। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे हम एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं कि एक बंदा जो है वो गलती या क्राइम में हंड्रेड्स ऑफ रीजंस की वजह से फंस सकता है। पर्सनल गेन हो सकता है उसका, इल एडवाइस, उसको किसी ने गलत एडवाइस कर दी, या उसकी ऐसी डिज़ायर्स हैं जो कि जिस पर उसने रोकथाम नहीं की है, गलत डिज़ायर्स हैं उसकी। तो बेकन का ये मानना है कि एक इंसान को इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए अगले के बारे में कि अगला अगर अपने आप को बेनिफिट या प्लेयर पहुंचाने के लिए गलत कर रहा है आपके साथ, तो आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लो कि वो चीज़ आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने लग जाए। यार ठीक है वो बंदा गलत कर रहा है, लेकिन आप ये देखो कि वो प्रिजनर है। प्रिजनर मतलब कैदी है, किस चीज़ का कैदी है? अपनी खुद की ख्वाहिशात का, अपनी फितरत का। उसकी गलत सोच, उसकी गलत फितरत ने उसको कैद कर लिया, वो उसको कुछ अच्छा करने ही नहीं दे रही। ऐसे लोग जो हैं ये एक पिंजरे में बंद हैं अपनी खुद की जिबिल्लतों के, और ये डिज़र्व करते हैं कि हम इन पे तरस खाएं, क्योंकि ये तो खुद ही कैद लोग हैं। ये सिर्फ दूसरों को तकलीफ़ ही पहुंचा सकते हैं, ये कांटे वाले प्लांट की तरह दूसरों को चुभ सकते हैं।
क्योंकि इनसे कुछ और होता नहीं, इनको कुछ और करना नहीं आता, और ये जो केज है ये इनकी अपनी ज़ात का यही इनके लिए काफ़ी है, इनके लिए ये ह्यूमिलिएशन है, इनके लिए पनिशमेंट है अपनी आप की ज़ात की। क्योंकि यार जो बंदा दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाता है ना, अपना फ़ायदा उसको दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा के मिले या फिर कोई फ़ायदा ना मिले, सिर्फ उसको गंदी आदत है दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने की, तो एट द एंड ऑफ द डे वो बंदा कभी खुश रह ही नहीं सकता। उसको अपनी ही पहुंचाई हुई चीज़ें कहीं ना कहीं उसके अंदर का सुकून बर्बाद किए रखती हैं, उसके अंदर कंटेंशन नहीं होती, उसके अंदर सेटिस्फेक्शन वाली कंडीशन आती ही नहीं है। आगे जो है बेकन एक पॉइंट पर आकर इस चीज़ को अप्रूव करता है कि हाँ ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको बदला ले लेना चाहिए। वो कौन से हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। वो ये कहता है कि ऐसी चीज़ें जिनका कोई लॉ या रेमेडी नहीं है, किसी ने आपको इस तरह का नुकसान पहुंचाया है जिसका सोसाइटी में किसी भी किस्म का कोई लॉ या रेमेडी आपको नहीं मिल रही है, कानून उसको पनिश नहीं कर रहा है, और आपको लगता है कि अगर ये जो गलत करने वाला बंदा है इसको मैंने छोड़ दिया तो ये आगे भी यही कुछ करता रहेगा, तो हाँ ठीक है, वहाँ पर आपका बदला जो है वो अप्रूव हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि बेकन एग्री कर जाते हैं किसी पॉइंट पर आकर के लोगों को बदला ले लेना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जब कोई क्राइम कमिट किया जाए जो कि पनिश नहीं किया जा सकता लीगल तरीके से, और जो नुकसान पहुंचाने वाला या गलत करने वाला है आपको पता है कि वो बगैर किसी तकलीफ के निकल जाएगा यहाँ से और दोबारा वही करेगा, तो फिर आप बदला ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वो ये कहते हैं कि जो बदला है आपका वो भी इतना लीगल होना चाहिए कि आपने इतना कुछ गलत नहीं उसके साथ बदले में कर देना कि फिर आपके लिए ही इंसाफ दोबारा आ जाए, कि आप पे ही फिर लीगल अथॉरिटीज़ आ जाएं कि आपने गलत कर दिया। तो बदला अगर आपने किसी जगह पर आकर आपका बदला अगर अप्रूव भी है तो भी आपने उसमें भी लीगल जो भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको आपने जहन में रखना है और उसके हिसाब से चलना है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, और जितना जिसने तकलीफ़ पहुंचाई है उससे ज़्यादा उसको हार्म नहीं देना। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस्लाम भी कहीं ना कहीं हमें बदले की इजाज़त देता है, लेकिन ये प्रेफर करता है कि माफ़ कर दें। और बदला लेने में भी वो ये कहता है कि अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा है तो आपने 1 से 2 थप्पड़ नहीं मारने, आपने एक ही थप्पड़ मारना है और उतनी फोर्स से मारना है जितनी फोर्स से उसने आपको मारा है। अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो फिर यहाँ पर आप जालिम हो गए। ठीक है, ये वाला पॉइंट वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बदला एक और तरह से भी हो सकता है कि ये एक वार्निंग हो सकती है गलत करने वाले के लिए। तो वो ये कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात जो लोग हैं वो बदला इसलिए नहीं लेते कि उनको खुशी होती है, बल्कि वो दूसरे को रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि आपने गलत किया है, अगले को रिपेंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें बड़ी खुशी मिलती है कि जब अगली पार्टी रिपेंट कर रही होती है। तो वो यहाँ पर क्लेम करते हैं कि कुछ मौक़ों पर ये एक्सेप्टेबल है कि आप गलत करने वाले को जो है ना उसके इनिशियल ऑफेंस के बारे में उस रियलाइज़ होने दो कि तुमने ये जो किया है ये तुमने गलत किया है, और इसके जवाब में अब तुम्हें भी टारगेट किया जा सकता है और विक्टिम जो है वापस पलट कर तुम पर भी वार कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बदला लेने की बात नहीं है, दूसरे को रिपेंट करवाने की बात है। एक बंदे ने आपके साथ गलत किया है और आप उसको रियलाइज़ करवा रहे हैं कि ये चीज़ आपको भी तकलीफ़ पहुंचा सकती है, या अब आप भी टारगेट हो रहे हैं इस चीज़ में, और जो बदला है वो विक्टिम की तरफ से आप तक आ रहा है या आ सकता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि विक्टिम को एक तरह का कंफर्ट दे सकती है, जो जिसके साथ गलत हुआ है उसको एक तरह से कंफर्ट मिल जाता है, और जो गलत करने वाला है उसके लिए एक तरह से वार्निंग हो जाती है कि वो दोबारा अपना ये क्राइम जो है ये रिपीट ना करे। ठीक है, और दूसरी साइड पर अगर गलत करने वाला ऐसी गंदी नेचर का मालिक है, इतना सख्त दिल वाला है कि उस पर किसी चीज़ का असर ही नहीं होता, तो वो अपनी चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो अपनी सेंसलेस कंडीशन में दुनिया में क्राइम जो है वो फैलाता रहेगा और क्राइम की दुनिया में ही चलता रहेगा। तो ये जो चीज़ है हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं होगी। अब आगे वो बात करता है कि क्या दोस्ती में भी बदलाव होना चाहिए। चलो यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट कोट किया गया है कि वी आर कमांडेड टू फॉरगिव आवर एनिमीज बट यू नेवर रीड दैट वी आर कमांडेड टू फॉरगिव आवर फ्रेंड्स। अब वो ये कह रहा है कि हमें हुक्म दिया गया है कि हम माफ़ कर दें अपने दुश्मनों को, लेकिन तुम कहीं नहीं पढ़ोगे कि हमें हुक्म दिया जाए कि हम माफ़ कर दें अपने दोस्तों को भी। ये बेसिकली उसकी अपनी बात नहीं है, बल्कि ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस एक जगह का नवाब है, ये उसकी लिखी हुई बात उसने कोट की है जस्टिफाइबल रिवेंज की। वो कहता है कि अगर किसी को किसी दोस्त की तरफ से नुकसान पहुंचा है, दोस्त ने धोखा दिया है, तो ये ज़्यादा गहरी तकलीफ़ है कि यार वो कहते हैं ना वो जो तकिया था जिन पत्तों पर वही हवा देने लगे। तो जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, अपनी फ्रेंडशिप होती है, आपका ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट ब्रेक हो, वहाँ से आपको तकलीफ पहुँचे, तो वो अनएक्सपेक्टेड पेन होता है, वो ज़्यादा फील होता है। तो वो यहाँ पर जो है ना ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस की एग्जांपल कोट करता है, ये जो ऊपर ब्लू कलर की लाइन में लिखी हुई है कि हम अपने जो है ना दुश्मनों को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन ईवल प्लॉटेड दोस्तों को, गलत पीछे हमारे ना चीज़ें बुनने वाले, ताने बाने बुनने वाले जो दोस्त हैं, उनको हम कभी माफ़ नहीं करते। लेकिन ये बात करने के बाद बेकन दोबारा ये कहता है
बिब्लिकल एडवाइस हमें देता है कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर अच्छे के अंदर कुछ ना कुछ बुरा होता है और हर बुरे के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो जब आप एक इंसानी नेचर को एक्सेप्ट कर लेंगे कि अच्छे के साथ बुरा भी होता है, बुरे के साथ अच्छा भी होता है, हर बंदा बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, तो फिर आप माफ़ कर पाएंगे अपने दोस्तों को भी और अपनी फ्रेंडशिप को वैल्यू दे पाएंगे। फिर आगे बात आ जाती है रिवेंज में जलते रहने की। अब यहाँ पर जो ब्लू कलर में उसकी लाइन कोट की है वो ये कह रहा है कि जो बंदा अपने बदले की आग में जलता रहता है वो अपने ज़ख़म को हरा रखता है, जो कि अगर इसको पकड़ के ना रखता अपनी इस बात को, उस ज़ख़म को, तो वह हील हो सकता था। तो बेकन यहाँ पर मज़म्मत करते हैं बदला लेने वालों की कि वो अपने अपने ज़ख़्मों को ही हील नहीं होने देते, क्योंकि वो हमेशा तकलीफ़ में और वो डैमेज को सोच सोच के और बदला लेने को सोच सोच के हमेशा अपने ज़ख़्मों को खुद ही गहरा किए रखते हैं और वो टाइम को उसके ऊपर भरने ही नहीं देते। वो बिल्कुल एक जब वो एक कुल्हाड़ा ग्राइंड कर रहे होते हैं ना किसी को मारने के लिए, तो वो अपने ही ज़ख्मों को और गहरा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ लाइक अगर आपको कहीं पे कोई चोट लग गई है और आप उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगाने की बजाय उसके ऊपर जैसे ही क्रिंड आ रहा है आप उसको फिर उतारे जा रहे हो, फिर उतारे जा रहे हो, तो आपका ज़ख्म कभी भी हील नहीं हो सकेगा। बिल्कुल इसी तरह जब आपको किसी ने तकलीफ़ पहुंचाई है, टाइम उस चीज़ को हील कर देता है, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को सोचते रहो, उसी चीज़ में जीना शुरू कर दो, तो वो चीज़ कभी भी फिर आपका ज़ख्म भरने नहीं देती। आपका ज़ख्म हमेशा गहरा रहता है। वो जो गलत करने वाला वो करके जा चुका, लेकिन आप उस चीज़ में आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं, तो आपको वो तकलीफ़ अभी भी वैसे की वैसी हो रही है। अब आगे बेकन दो तरह के रिवेंजेस की बात कर रहा है कि जब कोई बंदा रिवेंज लेता है तो वो दो तरह के रिवेंज ले सकता है, प्राइवेट तरीके से अकेले में छुप के भी और पब्लिकली सबके सामने भी। अच्छा जी, अब वो ये क्या वो ना पब्लिक के सामने जो लिए गए रिवेंज है उसको वो कहीं ना कहीं उसकी तारीफ़ कर रहा है कि हाँ ठीक है, ये कहीं कहीं ना कहीं पे ठीक होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट रिवेंजेस हैं उनको वो लाइक नहीं करता। बेकन ये कहता है कि जो रिवेंज है इसकी भी हिपोक्रेसी होती है, इसकी भी टाइप्स होती हैं। कुछ अमल ऐसे लाउड होते हैं कि वो सबके सामने होते हैं, जैसे कि सीज़र जो है ये एक लिटरेचर का फिगर है, वो उसको उसकी जो डेथ हुई थी उसके हाथों, टायरेंट्स के हाथों, यानी कि क्या लफ्ज़ नहीं आ रहा मेरे जहन में, यार वो होता है ना साजिश करने वाले, हाँ जी, उनके हाथों ना उसकी जब डेथ हुई थी तो पब्लिक ने फिर रिवेंज लिया था पब्लिक लेवल पे और उसको बहुत ज़्यादा सराहा भी गया था इस अमल को। तो समटाइम्स जो पब्लिक लेवल पर किसी गलत चीज़ का रिवेंज लिया जाता है वो अच्छा भी होता है और उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है, लेकिन जो बुज़दिल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अंधेरे में तीर चलाते हैं, यानी कि कमर के पीछे से वार करते हैं। तो जो सीक्रेट प्लॉट होते हैं पर्सनल और प्राइवेट रिवेंज के, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो दिन की रोशनी में सामने नहीं होते बल्कि वो रात में होते हैं और पीठ के पीछे वार करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपने बदला लेना भी है तो अल्लाह के बंदो ओपनली लो ना, ये जो पीठ के पीछे वार करने वाली चीज़ है ये कॉवर्ड लोग करते हैं। अब लास्ट जो पॉइंट वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा है वो ये कह रहा है कि रिवेंज एक इस तरह का जहर है जो कि आप खुद ही पीते रहते हो। अब वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा है कि जो इंतकामी सोच वाला बंदा होता है वो ना ऐसे जादूगरों वाली विचेस वाली लाइफ गुजार रहा होता है, क्योंकि एक तो वो ये चीज़ गलत होती है और फिर एंड भी उसका कोई अच्छा नहीं होता। वो ये कहता है कि जो पॉइज़न का रिवेंज है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। ये इसी तरह है कि आप खुद जहर पीते रहो और आप एक्सपेक्ट ये करो कि इस जहर से आपका एनिमी मर जाएगा, ऐसा नहीं होता, वो जहर आपको ही अंदर से अंदर मार रहा होता है। तो ये जो हेट है और रिवेंज की जो डिज़ायर है ये अनहेल्दी है, ये सेहतमंद सोच नहीं है, ये सफोकेटिंग है, आपको ही अंदर से अंदर आपका दम घोट के मार देगी। और जो भी बंदा इस तरह के इमोशंस रखने वाला होता है उसके लिए ये अच्छी नहीं होती, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देती है। तो यहाँ पर ये फ्रांसिस बेकन का एसे ऑफ रिवेंज कंप्लीट हुआ। इसके नोट्स अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यू आर वेलकम टू जॉइन इट। वहाँ पर ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।